नमस्कार। मैं दानिश अंसार और हमारे साथ लाइव में इस वक्त भूपेंद्र रावत जी मौजूद है। अक्सर आप इनको मीडिया में देखते होंगे, बड़ी बेबाकी से तमाम बात को रखते हैं, राजनीति को बहुत करीब से देखते हैं और समझते हैं। सर, जिस तरीके से नोरा कुश्ती लगातार देखने को मिला, दिल्ली जो है तमाम जो दो सहयोगी दल है टीडीपी और जेडीयू, लगातार टीडीपी जो है वो दिल्ली आई और दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से 20 मिनट की वो मुलाकात की और वो लिस्ट 20 मिनट में वो जो लंबी लिस्ट जो 1 लाख करोड़ तक की रही, तो वो उन्होंने सौंप दिया। लेकिन बीच में ऐसा लग रहा था कि टीडीपी को कहीं ना कहीं एनडीए नजरअंदाज कर रही है, बीजेपी नजरअंदाज कर रही है और जेडीयू को जो है अपना सहयोगी, अहम सहयोगी मान के चले, क्योंकि टीडीपी के जाने से भी एनडीए सरकार के सेहत पे कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा था, क्योंकि आंकड़ा उसके पास वो था। उसके बाद जो खबर आज निकल कर आई है कि 60,000 करोड़ का जो है वो बातें उनकी मान ली गई, उस पर ठप्पा लग गया है जो आंध्र प्रदेश को सौगात केंद्र ने दे दिया है। लेकिन नीतीश कुमार को कुछ नहीं मिला अब तक। क्या नीतीश कुमार जिस तरीके से अपनी पार्टी को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि वहां आईपीएस है, उनको बहाल किया गया, उत्तराधिकारी की वो तलाश में लगे हुए हैं। तो नीतीश कुमार की जो शर्त है वो क्यों केंद्र नहीं मान रहा है, और नीतीश कुमार किस तरीके से जो है इंडिया से अलग दिख रहे हैं इस बार तस्वीर में, क्या कहेंगे? देखिए, चंद्रबाबू नायडू ने शुरू से ही मांग की थी कि आंध्र प्रदेश में ये उनका बहुत बड़ा सोच थी, तेल रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल था बनाने की। इसको लेकर के चंद्रबाबू नायडू की जो मांग है, उन्होंने पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी के साथ भी बहुत बड़ी मीटिंग की है और मीटिंग करने के बाद बिल्कुल घोषित हो गया है कि वहां 60-70 हजार करोड़ रुपए का निवेश होगा और जगह भी चिन्हित कर दी है उन्होंने। श्रीकाकुलम है, मछलीपट्टनम है, रामायपट्टनम है, इन 3 जगह में से एक जगह। और चंद्रबाबू नायडू ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में कहा कि 5,000 एकड़ जमीन की जरूरत पड़ेगी, वो देने के लिए तैयार है। और चंद्रबाबू नायडू ने अपनी यह मांग, यह स्वीकृति बाकायदा ट्विटर के माध्यम से सार्वजनिक कर दी है। इसकी वैधानिक जो घोषणा है वो 23 जुलाई को बजट के दौरान की जाएगी। ये बहुत साफ है कि चंद्रबाबू नायडू ने अपना जो पाला मजबूत किया। लेकिन जो नीतीश कुमार जी का पाला है, नीतीश कुमार जी मांग कर रही है बिहार की सरकार के वहां 9 हवाई अड्डे और बनने चाहिए, 4 नई मेट्रो लेन की मांग भी कर रहे हैं, 7 नए मेडिकल कॉलेज की मांग कर रहे हैं, 200 अरब रुपए का थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने की मांग की जा रही है और 20,000 किलोमीटर से अधिक जो सड़कें टूटी हुई है लंबाई के हिसाब से, उन सड़कों की मरम्मत की बात वो बिहार सरकार अलग से कर रही है। तो ये जो मांगे हैं, इन मांगों को अगर स्वीकार कर पाने की स्थिति में मोदी सरकार आती है, क्योंकि बहुत बड़ा बजट है ये बिहार का, तो ऐसी स्थिति में जो भाजपा शासित राज्य हैं, वहां के मुख्यमंत्री भी ये सवाल खड़े करेंगे और जो मैं कहता हूं इंडिया अलायंस के साथ जुड़े हुए, वो भी मांग करेंगे आखिरकार आप ऐसे रेबड़ी कैसे बांटेंगे। लेकिन मैं ये मानता हूं बिहार के संदर्भ में नीतीश कुमार के जनता दल यू में जो स्थिति है वो शायद देर सवेर ये होने वाली है, क्योंकि वह भाजपा मैंडेट लोग हैं। वो देर सवेर नीतीश कुमार जी का पाला बदल छोड़ करके उनका पिछले को बनने की बजाय माफ रोकना चाहिए आपको, ये आपने बड़ी बात कही है कि जो नीतीश कुमार के साथ चाहे 12 सांसद है, उनकी अगर बैकग्राउंड आप देखते हैं तो वो समाजवादी बैकग्राउंड से कोई नहीं आते हैं। उनकी विचार, जिनको टिकट मिला है या जो भी लोग है, वो उनका बैकग्राउंड समाजवादी बैकग्राउंड नहीं है। हालांकि नीतीश कुमार को समाजवादी लोग मानते आए हैं, भले एनडीए के साथ लंबे समय रहे, लेकिन जो जीत कर आए हैं और जिस तरीके से वो 11 संसद प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करते हैं, तो मतलब क्या इसमें क्या करीबी जो है बीजेपी की तरफ 11 जो सांसद है उनकी बढ़ रही है क्या, जिसका डर नहीं नीतीश को आपने सता रहा है? देखिए, संजय झा हैं, संजय झा इनके जो अभी कार्यकारी इन्होंने जिम्मेदारी दी है संजय झा को, वो बड़े शिल्पकार हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ में नीतीश कुमार को वापस लाने के लिए। आरसीपी सिंह जब छोड़ गए थे भाजपा, एक आरसीपी सिंह ने जब जनता दल यू छोड़ा था, उस एक व्यक्ति के कारण जनता दल यू और भाजपा का विभाजन हुआ था, अब मानी गठबंधन टूटा है। लेकिन राजद गठबंधन से बाहर निकल करके और एनडीए गठबंधन में शामिल करने की जो भूमिका संजय झा ने दी है, मैं आपके माध्यम से बहुत बेबाकी से कह सकता हूं कि अगर नीतीश कुमार पाला नहीं बदलते तो नीतीश कुमार के विधायक बहुत बड़ी संख्या में पाला बदलने के लिए तैयार हो गए।
और अब अगर नीतीश कुमार इस प्रकार की भूमिका में देर सवेर आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में उनके 12 सांसद भी शामिल हो सकते हैं। आप 11 की बात कर रहे हैं, 12 के 12 सांसद भी भाजपा में शामिल हो सकते हैं। ये स्थिति और परिस्थितियां हैं और उनका मानस, उनकी सोच और समझ एकदम भाजपामय है। इस बात से मैं निसंकोच होकर के ये बात कह सकता हूं। तो नीतीश कुमार कैसे पार्टी बचाएंगे? पार्टी बचाना, सांसद को बचाना, तो उसमें वो सफल होते नहीं दिख रहे। क्या यही कारण है कि टीडीपी जो प्रधानमंत्री मोदी से मिलती है और मांग पूरी हो जाती है और जेडीयू की मांग अब तक पूरी नहीं होती है? वो लगातार जो है झोला लेकर के कह रहे हैं कि हमें जो है 48,000 करोड़ दे दो बजट से पहले। उसके बाद भी कई उन्होंने डिमांड रखी है, चाहे वो मेट्रो की बात हो, कई परियोजना की बात हो, उनकी मांग तो पूरी होती नहीं दिख रही है। देखिए, आपको मैं बता दूं, दोनों पहलू को अलग अलग समझिए। जो आंध्र प्रदेश है वहां भाजपा का कोई आधार नहीं है। चंद्रबाबू नायडू के जो सांसद हैं वो पाला बदल करके भाजपा में आकर के रसातल में नहीं जाना चाहेंगे। इस आप थोड़ा उस आप किसी भी खेत की उपज का समझ लो, कौन सी फसल कहां बोई जाएगी। तो मैं अगर आपको ये कहूं कि नवंबर दिसंबर में हम सर्दी के मौसम में कड़कती में धान की रुपाई करेंगे तो कामयाब नहीं होता है ना। इसी तरीके से मैं आपको कहूंगा, भाजपा जितना मर्जी कुछ भी कर ले, लेकिन आंध्र प्रदेश में वहां टीडीपी का विकल्प नहीं बन सकती। लेकिन यहां वापस आए हम बिहार में। बिहार में यह बहुत बड़ी संभावना है कि जो वोटर्स आज जनता दल यू के साथ है वो बड़ा वोटर्स भाजपा के साथ जा सकता है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। और इतनी सी बात जब समझ आती है जनता दल यू के विधायक और सांसदों को, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती है पाला बदल करने में। जिस एक आरसीपीसी के कारण ये पूरा गठबंधन टूटा था, आज भी तो वो भाजपा में है, आज भी तो भाजपा का नेता है, लेकिन फिर नीतीश को जाना पड़ा। नीतीश कुमार के लिए जो पलटू राम का वो लगता है, इसके पीछे मैं आपको बताना चाहता हूं, नीतीश कुमार की आत्मा एक तरीके से कई बार ज्वार मारती है कि साहब देखिए, हमको सांप्रदायिक शक्ति के साथ नहीं रहना है, हमको इनसे अलग हटना है, ये नफरत फैलाने का काम करते हैं। लेकिन जैसे वो उभार आता है, तत्काल उनके विधायक और सांसद जो है उनका टेटवा दाब देते हैं, कहते हैं खबरदार, ज्यादा उछल कूद करोगे तो हम पार्टी छोड़ करके सब भाजपा में जाके मिल जाएंगे। ये बात इसलिए नीतीश कुमार की पार्टी के टूटने के ज्यादा चांस है। नीतीश कुमार की पार्टी के सांसदों के भाजपा में जाने से उनकी खेती का नष्ट होना, उनका भविष्य चौपट होने की गुंजाइश कम है। हाँ, दूसरी बात महत्वपूर्ण है जो मैं आपके दर्शकों से आप ये कहना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार के जो सांसद है उनको लग रहा है उनका राजनीतिक भविष्य जो है वो बीजेपी में ज्यादा उज्जवल है। नहीं, मैं जो कहना चाह रहा हूं, वो अगर बीजेपी में जाते हैं तो उनका भविष्य रसातल में नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी भी बिहार में एक बड़ी राजनीतिक फोर्स, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। लेकिन मैं दूसरा जिक्र कर रहा था, ये बात नीतीश कुमार क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? आपको यहाँ पे रोकेंगे, ये तमाम बातें नीतीश कुमार क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? नहीं जानते नीतीश कुमार इस बात को भली बात जानते हैं, लेकिन नीतीश कुमार की हैसियत नहीं है। नीतीश कुमार की हैसियत आज अपने विधायकों को या सांसदों को बांध कर रखने की नहीं है। नीतीश कुमार, इसके अलावा मैं आपको बताता हूं कि एक भविष्य भी नहीं है। नीतीश कुमार के बाद जनता दल यू किसका, कौन चलाएगा, यह भी कोई जगह नहीं है। तो इसलिए नीतीश कुमार के साथ जो अभी विधायक और सांसद हैं, इनको दोनों को अपने घर तलाशने होंगे। कुछ संख्या हो सकती है जो मुझे लगता है इंडिया अलायंस की तरफ जाएंगे, वो संख्या कम है, लेकिन बड़ी संख्या ये भाजपा की तरफ जाएंगे। मैं दूसरा जिक्र कर रहा था आपके साथ, मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे जैसे, मैं दर्शक की दीर्घा में मैं मुझसे कोई पूछेगा भूपेंद्र रावत आज की तारीख में भाजपा की क्या हैसियत है, तो मैं कहूंगा वहां अमित शाह और मोदी के गुलामों की एक बड़ी फौज। मुझसे अगर आप पूछेंगे कि आरएसएस की आज क्या औकात है, तो मैं कहूंगा वो मोदी और अमित शाह के गुलामों की एक फौज है। तो पिछले 10 सालों से जो गुलामी इस आरएसएस ने मोदी को यहां, उस आरएसएस को मोदी ने गुलाम बना। जिन भाजपाइयों ने मोदी को यहां पहुंचा दिया, उन भाजपाइयों को मोदी ने गुलाम बना दिया। तो यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो मूर्ख, जो बेवकूफ, गैर भाजपाई
पाला बदल करके भाजपा में जाना चाहते हैं, जा रहे हैं, उन सब का आपके सामने उदाहरण है अशोक चौहान, जिसके पिता देश की आजादी के नायक रहे हैं, महाराष्ट्र के बाप बेटे मुख्यमंत्री रहे हैं। उस आदमी ने शपथ ग्रहण समारोह के दिन नरेंद्र मोदी जी को 8 बार नमस्ते करने का प्रयास किया। आज मैं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री का जिक्र कर रहा हूं, जिसने ऐन मौके पर पाला बदल के भाजपा ज्वाइन की। नरेंद्र मोदी ने उसका नमस्ते स्वीकार नहीं किया। ये भाजपा में जाने वालों की औकात का एक नमूना है। मैं आपको दूसरा नमूना बताता हूं। सिंधिया घराने के जो वारिस हैं, वो जब कांग्रेस में थे तो राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे, लेकिन जब वो भाजपा में गए तो अगर समझ लो कि कहीं मंदिर में अगर जाना हो तो जहां जूते रखे जाते हैं, सिंधिया की औकात वहां खड़े होने की हो गई थी। तो सिंधिया जैसे धनवान राज घराने में पला बढ़ा व्यक्ति भी नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा होने की औकात नहीं रखता है। इतनी सी बात बिहार के जनता दल यू के सांसद और बिहार के जनता दल यू के विधायकों को भी समझ आनी चाहिए। जब आप पाला बदल करेंगे तो एक तरफ आपको राजनीति में गुलाम बन करके रहना पड़ेगा अमित शाह नरेंद्र मोदी का, और दूसरी तरफ मुझे लगता है कि आपको गुलाम बनने की बजाय थोड़ा बराबर कायदे में, मैं आपके सामने जिक्र दे दूं। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से लालू यादव ने भी इस संदर्भ में एक बयान दिया था कि अगस्त तक सरकार गिर जाएगी, इस तरह की बातें, तो क्या इसमें लालू यादव के बयान को कितना सीरियस लेना चाहिए? क्योंकि आप कह रहे हैं ऑपरेशन लोटस की बात हो रही है। मैं आपको बताता हूं लालू प्रसाद जी ने किस प्रत्यक्ष में कहा होगा, लेकिन मैं आपके माध्यम से एक आप दर्शकों को बताना चाहता हूं। जैसे प्राकृतिक तौर पर दानिश हम समझिए कि हम आम को, केले को, पपीते को हल्का सा कार्बाइड लगाते हैं, बाहर से तो पकना शुरू हो जाता है। अंदर से अगर पकना फल तैयार हो जाए शुरू, तो बाहर से हल्का सा हम उसको अगर कार्बाइड का वो दिखाते हैं ना, थोड़ा सा खुशबू भी, तो पक जाता है। भारतीय जनता पार्टी अंदर से टूटेगी, सरकार अंदर से कैसे गिरेगी? पिछले 10 साल से जो संघ परिवार मोदी और अमित शाह की गुलामी झेल रहा है, यह आजादी की जंग के लिए किसी संघ के ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाने वाला राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भाजपा का, वो जो जिसकी रीढ़ की हड्डी हो, जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी के सामने तन के खड़ा हो सके, ये संघ चाहेगा। और इसी तरीके से चाहे आपके सामने उदाहरण है वसुंधरा राजे सिंधिया, आपके सामने शिवराज सिंह चौहान, आपके सामने रमन सिंह, अगर 4 जून को इनकी सीटें ज्यादा आ गई होती तो चौथा व्यक्ति वो था जिसे कान पकड़ के कुर्सी से हटाना था, उसका नाम है योगी आदित्यनाथ। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जब मुख्यमंत्री बने गुजरात के, तब से लेकर के आज तक नरेंद्र मोदी ने कभी असहजता, मैंने आपको बताता हूं, कोई विरोध सत्ता में बर्दाश्त नहीं किया, स्वीकारा नहीं है। जो रहा है उससे निपटाया गया। वो चाहे हरेन पांडे का मामला हो, आप सब लोग दुनिया जानती है, हरेन पांडे के पिता ने तो कहा कि मेरे बेटे की हत्या करवाई इन्होंने, और चाहे वो मामला दर्शक दीर्घा में बिठाने का, या मैं कहूंगा कि वरिष्ठ नागरिकों की दीर्घा में बिठाने के लिए के नाम पर मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी को हटाने का, उनका ट्रैक रिकॉर्ड। अभी इस ट्रैक रिकॉर्ड में एक आपके सामने है, पढ़े लिखे नितिन गडकरी, उनकी क्या दशा बन गई है। मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों से कहना चाहता हूं, मैंने एक बात हमारे किसी चैनल पर मैंने कही थी कि नरेंद्र मोदी जी तभी बोल सकते हैं जब टेलीप्रॉम्प्टर हो, कुछ लिखा हुआ सामने हो। मैं आपको बता दूं आपके दर्शकों को, आज 1 महीना ज्यादा हो गया सरकार बने हुए, लेकिन जब एनडीए की सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मुलाकात करके जब बाहर आए, तो प्रधानमंत्री ये नहीं, मुझे प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाया है, कैंडिडेट नहीं बोल पाए नरेंद्र मोदी। इससे बड़ा अपमान देश का क्या हो सकता है? हमारे देश में जो गृह मंत्री हैं, वो मुरादाबाद नहीं बोल सकते हैं, उनको मुरादाबाद पढ़ने के लिए 4 या 5 बार पढ़ना पड़ा। मैं मानता हूं कि अंधभक्तों का बहुत विचित्र स्थिति भी दानिश हमारे देश के अंदर है। जब हम बात करेंगे शिक्षा की, तो वो अपने बेटे को राहुल की तरह योग्य पढ़ा, आप वो मनमोहन सिंह की तरह पढ़ाना लिखाना चाहेंगे, अपने बेटे को, पोते को, पोती को, बेटी को, और हमसे कहते हैं कि तुम अनपढ़ फर्जी डिग्री वाले को अपना नायक मानो। ये विरोधाभास है।
तब मैं कहता हूं अंधभक्तों को, सबसे पहले आप भी अपनी औलादों को मनमोहन और राहुल की तरह पढ़ाने लिखाने की बजाय आपको नरेंद्र मोदी जी की तरह 40 साल तक भीख मांगने के और अग्रसर करना चाहिए। अपनी औलादों को भिखारी बनाओ, तब हम कहेंगे कि तुम्हारा सबसे बड़ा और सच्चा आदर्श नरेंद्र मोदी है। लेकिन विरोधाभास है, बच्चों को योग्य बनाएंगे मनमोहन सिंह की तरह, और हमसे कहेंगे कि 40 साल तक भीख मांगने वाले 40 डिग्री वाले को नायक मान कर चलिए। तो मैं ये शब्द इसलिए जोड़ रहा हूं कि भाजपा में जो पढ़े लिखे लोग हैं, भाजपा आरएसएस में जो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे कम ही लोग होते हैं। एक बड़ी सूची आ रही थी देश के पढ़े लिखे राजनेताओं की, आप हैरान होंगे जान करके, उसमें एक नाम है सुब्रमण्यम स्वामी, जिनके पृष्ठभूमि पहले भाजपा की नहीं रही। 10 पढ़े लिखे नेताओं में भी इनका नाम नहीं आता। तब हम यह कहना चाह रहे हैं कि ये अंदर से जो पकने वाला है, एक अंगड़ाई ली है अभी योगी आदित्यनाथ ने। योगी आदित्यनाथ ने पहली बार गुजराती लॉबी के दबाव के बजाय मनोज कुमार सिंह को मुख्य सचिव बना दिया है। ये अंगड़ाई है, उसके आगे योगी भी कुछ नहीं कर पाया। अब उस अंगड़ाई में शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी, मोहन भागवत, वसुंधरा राजे सिंधिया, रमन सिंह, ये कितना सपोर्ट करते हैं ये देखना। उस टॉपिक पे तब मैं कह रहा हूं, अंदर से अगर ये टूटन आएगी तो बाहर से लालू जी ने जो कहा तब संभावना हो सकती है। अगर अंदर से भाजपाई और संघियों ने उस गुलामी के खिलाफ बगावत नहीं की तो फिर ये सरकार अभी नहीं गिरती है। जी, तो आपका कहना है कि बगावत का जो गोला है वो बीजेपी के अंदर ही फूटेगा, बाहर कहीं से नहीं फूटेगा। तो 23 की अगर बात कर ले, 23 को बजट आएगा और बजट में कई तस्वीरें एनडीए के भविष्य की भी साफ हो जाएगी कि क्या टीडीपी को देते हैं ये, क्या बिहार को देते हैं। जो तत्कालीन वो चीज होता है कि क्योंकि नीतीश कुमार का इतिहास रहा है, इतनी बार पलटी मारे हैं, तो 23 को कई तस्वीर तो साफ हो जाएगी बजट के दिन। नहीं, मैं देखिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ये जो 9 हवाई अड्डों की, 4 नई मेट्रो लाइन की, 7 मेडिकल कॉलेज की, 200 करोड़ रुपए का थर्मल पावर के प्लांट की मांग और 20,000 करोड़ जो लंबी सड़कों की मरम्मत के मांग को लेकर के नीतीश ने किया है। ये हो सकता है नीतीश जी का भी एक कवच हो कि जो पाला बदल करें, वो कल की तारीख में कह सकते हैं कि देखिए साहब, हमने इतनी अच्छी मांग बिहार के लिए की थी लेकिन इन्होंने पाला बदल कर दिया, अब मैं क्या करूं। ये नीतीश जी के सामने है। अब 2 चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी यदि बिहार का भला चाहती होगी और नीतीश कुमार के राजनीतिक कैरियर को अभी खत्म करने के बजाय थोड़ा और कम से कम ये मुख्यमंत्री काल पूरा कराने के लिए, तब मैं मानता हूं कि जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू की मांग को माना गया है, उस तरीके से नीतीश कुमार जी की मांग को भी माना जाएगा, भाजपा मानने की तैयार होगी। लेकिन जितना मुझे जानकारी है उसके मुताबिक बड़ा साफ है कि नीतीश को निपटाने का मन, नीतीश को निपटाने का फैसला राजनीतिक तौर पर, मैं जस्टिस लोया की तरह नहीं, नीतीश को राजनीतिक तौर पर निपटाने का जो तौर तरीका है वह अमित शाह ने तैयार कर दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र रावत जी, फिर आपसे बहुत बहुत हमें नमस्कार।